हिस्ट्री सब्जेक्ट जब हम पढ़ते हैं तो हम अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए इसको पढ़ते हैं। स्कूल में आपने पढ़ा होगा, कॉलेज में अगर किसी ने हिस्ट्री चूज़ किया हो वहाँ आपने पढ़ा होगा। एग्ज़ाम के 3 स्टेजेस हैं, आपका प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है। जब प्रीलिम्स की आप बात करेंगे वहाँ पर भी इतिहास से प्रश्न आते हैं और आप एवरेज अगर लेकर के चलें, किसी साल प्रश्नों की संख्या बढ़ भी सकती है, किसी साल घट भी सकती है। प्रीलिम्स के प्रश्न अगर हम देखेंगे, ये 3 हिस्से और आधुनिक भारत से पूछे जाते हैं। इसमें भी आपने ये समझ लिया कि भाई हमको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कहाँ से पढ़ें, ये अगला क्वेश्चन है। और सो हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा सेशन है वो इस चीज़ के ऊपर है कि किस तरह से हम इतिहास विषय को पढ़ें। अगर हमको यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है तो किन किन चीज़ों को हमको ध्यान में रखना चाहिए। इस सेशन में अन्य विषयों के बारे में भी अलग अलग टीचर्स आपको बताएंगे। यहाँ इस सेशन में हम इतिहास के विषय में बात कर रहे हैं। तो हिस्ट्री सब्जेक्ट जब हम पढ़ते हैं तो हम अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए इसको पढ़ते हैं। स्कूल में आपने पढ़ा होगा, कॉलेज में अगर किसी ने हिस्ट्री चूज़ किया हो वहाँ आपने पढ़ा होगा। कई सारे आप अगर एग्ज़ाम्स का सिलेबस देखें, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या वन डे एग्ज़ाम्स में भी आप देखें तो इतिहास एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट की तरह से आपको दिखाई देगा। अब जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पढ़ना क्या है उसमें, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हम कौन सी परीक्षा दे रहे हैं। अगर आप यूपीएससी की परीक्षा के दृष्टिकोण से इतिहास पढ़ते हैं तो आपके पढ़ने का तरीका अलग होगा। अगर आप तुलनात्मक रूप से देखें, जब स्टेट के एग्ज़ाम्स के लिए आप पढ़ें या वन डे एग्ज़ाम के लिए पढ़ें, टॉपिक आपका सिमिलर होगा। जैसे प्राचीन भारत एक हिस्सा है इतिहास पढ़ने में, अब उसमें मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, कई इस तरह के आपको साम्राज्य देखने को मिलेंगे। वही साम्राज्य आप वन डे एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो भी पढ़ेंगे, स्टेट के लिए पढ़ रहे हैं तो भी पढ़ेंगे, यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो भी पढ़ना है आपको। लेकिन कहाँ क्या पढ़ना है? अब जैसे अगर आप वन डे एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ें तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि अशोक का शासनकाल कब से कब तक था। अशोक एक राजा है मौर्य काल में, उसका शासनकाल कब से कब तक था। ये चीज़ यूपीएससी आपसे नहीं पूछेगा कभी, क्योंकि क्रोनोलॉजी में उसको खास इंटरेस्ट नहीं है। तो सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि जो एग्ज़ाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं उस परीक्षा का क्या सिलेबस है, उस परीक्षा में किस तरह के प्रश्नों को पूछा जाता है। क्या आपने सिलेबस देखा है? अभी हिस्ट्री का सिलेबस आपने देखा है? क्या लिखा है वहाँ पर? ये अगर आप देखें तो ये आपके प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है। इसमें इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ों को अगर आप देखना चाहेंगे तो ये एक लाइन आपको मिलेगा जहाँ लिखा है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अगर आप परिभाषित करना चाहें तो ये मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के संदर्भ में आएगा। अंग्रेज़ों ने हमको गुलाम बनाया और किस तरह से हमने उनसे स्वतंत्रता पाने के लिए आंदोलन किया। तो सिलेबस में महज इतनी चीज़ इस संदर्भ में मेंशन्ड है। दूसरा, अगर आप शब्दावली देखें तो लिखा है भारत का इतिहास। कैसे डिफाइन करेंगे आप इसको? यूपीएससी ने तो यही डॉक्यूमेंट दिया, यूपीएससी ने कुछ और हमको डिटेल में इससे ज़्यादा दिया नहीं है। तो हमारे पास जो आधिकारिक तौर पर जारी किया गया सिलेबस है बहुत वेग है, जिसमें सिंपली उन्होंने लिख दिया कि आपको भारत का इतिहास प्रिपेयर करना है, आपको स्वतंत्रता संबंधी जो आंदोलन रहा है, राष्ट्रीय आंदोलन, उसके बारे में आपको तैयारी करनी है। अब आप कैसे निर्धारित करेंगे कि भाई ये जो इन्होंने कह दिया इसमें हम क्या पढ़ें? अगर हम इतिहास की बात करें तो हमारे खाने पीने से लेकर पहनावे से लेकर गली कूचों तक का इतिहास है। क्या हम हर चीज़ बैठ करके पढ़ें? ये तो संभव है नहीं, क्योंकि आपको इतने सारे विषयों को यहाँ पर पढ़ना है। तो हमको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि यूपीएससी इस सिलेबस से किस तरह के प्रश्नों को पूछती है। इंटरप्रेट आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन खुद करने का कोई ख़ास फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि जिस परीक्षा के लिए आप पढ़ रहे हैं उसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं ये बग़ैर देखे, बग़ैर समझे आपको मालूम नहीं होगा। तो जब भी आप तैयारी शुरू करेंगे, सिर्फ इतिहास विषय के लिए ही एप्लीकेबल नहीं है, ये हर जगह लागू होता है। किसी भी परीक्षा के लिए पढ़ें, आधिकारिक तौर पर जो सिलेबस जारी किया गया है उस सिलेबस को देखिए। कम से कम 10 साल के जो प्रश्न पत्र हैं पिछले, उन प्रश्न पत्रों को देखिए। ये देखिए कि क्या उसमें आपको कोई ढांचा मिल रहा है,
क्या किसी तरह का आप पैटर्न उसमें डिटेक्ट कर पा रहे हैं कि कोई खास चीज़ें हैं जिसके ऊपर यूपीएससी लगातार प्रश्न पूछ रही हो, कुछ खास ऐसे इसमें जैसे टर्मिनोलॉजी पूछती है यूपीएससी, स्थलों के ऊपर पूछती है यूपीएससी प्रश्न, तो क्या इस तरह की कोई चीज़ हमको दिखाई दे रही है, कोई पैटर्न हमको दिखाई दे रहा है? अगर हमको वो पैटर्न दिखाई दे रहा है, वही क्लू बनेगा हमारा इस सिलेबस को इंटरप्रेट करने का। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है। एक बार मुख्य परीक्षा का भी देख लेते हैं, जो सिलेबस में इन्होंने लिखा हुआ है। तो ये हमारा मुख्य परीक्षा का सिलेबस है। GS1 जो है आपका सामान्य अध्ययन का पहला पेपर, उसमें इतिहास विषय को पूछा जाता है। तो इतिहास जो आपके सामाजिक मुद्दे हैं और तीसरा भूगोल, इन 3 विषयों को आपको पेपर 1 में पूछा जाता है। क्या पेपर 1 के सिलेबस में लिखा हुआ है? यहाँ लिखा है भारतीय संस्कृति में प्राचीन से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल। इन्होंने कहीं राजनीति नहीं लिखा, कहीं अर्थव्यवस्था नहीं लिखा, कहीं समाज नहीं लिखा। इन्होंने हमसे कहा क्या है पढ़ने के लिए? भारतीय संस्कृति में पढ़ना है हमको, पहली चीज़। दूसरा, इन्होंने हमको टाइमलाइन दिया कि प्राचीन काल से लगाए आधुनिक काल तक आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है उसमें? उसमें आपको पढ़ना है कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला। अब हिस्ट्री को एक बार देखते हैं कि क्या क्या हिस्से हमको हिस्ट्री में पढ़ने होते हैं। जब इतिहास विषय को आप पढ़ेंगे तो एग्जाम के 3 स्टेजेस हैं, आपका प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है। जब प्रीलिम्स की आप बात करेंगे वहाँ पर भी इतिहास से प्रश्न आते हैं, और आप एवरेज अगर लेकर के चलें, किसी साल प्रश्नों की संख्या बढ़ भी सकती है, किसी साल घट भी सकती है। औसत अगर हम लेकर चलें तो कम से कम 14 से 15 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ऐसे भी साल हैं जहाँ 18 प्रश्न भी पूछे गए हैं, ऐसे भी साल हैं जहाँ 10 से 12 प्रश्न पूछे गए हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर हम प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्नों की संख्या लेकर चलें तो औसत तौर पर हम बता सकते हैं कि 14 से 15 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। ये हो गया हमारा प्रारंभिक परीक्षा का वेटेज। अब अगर हम आए मुख्य परीक्षा में, तो मुख्य परीक्षा में हमसे हिस्ट्री कहाँ पूछी जाती है? GS1 में, जो सामान्य अध्ययन का हमारा पहला पेपर है। इसमें भी अगर आप एवरेज नंबर लेकर के चलें तो आपको 6 से 7 प्रश्न GS1 में इतिहास से पूछे जाते हुए दिखाई देंगे। अब क्या क्या इसमें पूछा जाता है? इतिहास जब हम कह रहे हैं तो क्या उसमें भी सब डिवीजन है? किन चीज़ों को आपको कहाँ पर पढ़ना आवश्यक है? एक बार उसको देखते हैं, फिर हम वापस सिलेबस की लाइन पर आते हैं। तो 6 हिस्सों में बांट करके यूपीएससी परीक्षा के दृष्टिकोण से हम इतिहास को पढ़ते हैं। क्या हिस्से हैं हमारे? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, इससे जुड़ी हुई हम पढ़ते हैं कला और संस्कृति को। फिर हम आ जाते हैं आधुनिक भारत, फिर आज़ादी के बाद कैसा था भारत, तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत, और फिर हम पढ़ते हैं विश्व इतिहास। तो ये 6 हिस्सों में बांट करके हमको इतिहास को पढ़ना है। अब जो हम ये बात कर रहे हैं कि 14 से 15 प्रश्न औसत हमसे पूछे जाते हैं प्रारंभिक परीक्षा में, वहाँ हमको स्वतंत्रता के पश्चात भारत से प्रश्न नहीं पूछा जाता है, ना ही हमसे विश्व इतिहास से प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रारंभिक परीक्षा का जो नेचर है वो है ऑब्जेक्टिव, वहाँ हमसे प्रश्न तथ्यात्मक पूछे जाते हैं। तो अगर हमको ये चीज़ ऑलरेडी पता है कि भाई विश्व इतिहास से प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न नहीं आते हैं, स्वतंत्रता के पश्चात भारत से प्रश्न नहीं आते हैं, तो हम फैक्ट्स को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड नहीं होंगे। यहाँ पर हम पहले ही अपने दिमाग में ये चीज़ बना लेंगे कि भाई यहाँ पर हमको सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को बिल्ड करना है, फैक्चुअल चीज़ों पर हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मालूम होना चाहिए आपको। अब ऐसा ना हो जैसे एक हम पढ़ते हैं अपने सिलेबस में टॉपिक फ्रांस की क्रांति, तो अब ऐसा ना हो कि फ्रांस की क्रांति को आप 18वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी में ले आएँ, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन हमको ये भी नहीं करना है कि बैठ के हम एक एक चीज़ वहाँ पर रट रहे हैं। तो ये सबसे पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि प्रीलिम्स में कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रीलिम्स के प्रश्न अगर हम देखेंगे, ये 3 हिस्से,
और आधुनिक भारत से पूछे जाते हैं। इसमें भी जो ज़्यादा वेटेज रहता है, पिछले 2-3 सालों में आधुनिक का वेटेज काफ़ी घटा था, लेकिन इस साल आप देखिए यूपीएससी ने फिर उसका वेटेज बढ़ा दिया है। तो जनरली अगर आप पढ़ें इस हिस्से को तो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आपका बनता है कला और संस्कृति और आधुनिक भारत। तो यूपीएससी जब प्रीलिम्स में, अगर मान लें हम आपको उदाहरण दें, सिलेबस तो बहुत वेग है, अगर हम आपको पीवाईक्यूज के बेसिस पर एग्जाम्पल दें तो यूपीएससी के लगभग अब 85 से 90% अगर प्रश्न देखें जो कला और संस्कृति से पूछे जाते हैं, और यही स्टूडेंट्स को सबसे ट्रिकी भी लगता है। इस एरिया को अगर आप उठाएंगे तो आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेगा साहित्य के ऊपर, स्थल के ऊपर, शब्दावली और दर्शन। अगर आपने ये 4 हिस्से ढंग से प्रिपेयर कर लिए तो कला और संस्कृति के लगभग 85 से 90% प्रश्न आपके हल हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स जब पढ़ते हैं, हमने 4 हिस्से आपसे कहा प्रिपेयर करने, जो वो है हमारी शब्दावली, साहित्य, स्थल और दर्शन। जनरली आप देखिए जब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, या शायद आप लोग भी यह गलती करते होंगे कि जब इतिहास को पढ़ने बैठते हैं, प्राचीन इतिहास से कोई एक साम्राज्य उठाया, उसको पढ़ा तो क्या पढ़ा, कौन सा राजा था, किसने साम्राज्य की स्थापना की, उसने कितने युद्ध लड़े, किसके साथ किस तरह का उसका संबंध था। थोड़ा और आगे जाएंगे तो अर्थव्यवस्था पढ़ लेंगे, समाज पढ़ लेंगे, धर्म पढ़ लेंगे, और वहाँ कहानी खत्म हो जाती है। यूपीएससी क्या पूछता है हमसे, कौन सा स्थल है उससे जुड़ा हुआ, कौन सा साहित्य है जो इसकी रचना उस वक्त पर की गई थी, किस तरह की शब्दावलियों का प्रयोग उस वक्त पर हुआ करता था। तो जब हमको फैक्ट्स भी पढ़ने हैं तो हमको वॉर से जुड़ा हुआ फैक्ट नहीं पढ़ना है कि कौन सा युद्ध हुआ, कितने लोग मरे, किस जगह पर हुआ, इन चीज़ों को नहीं पूछा जाता है। जब हमसे स्थल और शब्दावली भी पूछी जाती है तो या तो पूछी जा रही है आर्थिक महत्व की शब्दावली, या तो पूछी जा रही है सांस्कृतिक महत्व की शब्दावली। तो अगर हम क्लियर हैं अपने पीवाईक्यूज को लेकर, विगत वर्षों के प्रश्नों का यदि हमने विश्लेषण किया होगा, तो पहली चीज़ तो ये होगी कि जो हम बेकार की मेहनत करते हैं उसको करने से हम बच जाएंगे। और जो हमारी मेहनत का डायरेक्शन होता है, कई दफ़ा हम मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन उसका डायरेक्शन ही गलत है। जैसे फिजिक्स में आप पढ़ते होंगे दूरी और विस्थापन के बीच का फ़र्क, विस्थापन 0 हो जाता है, भले ही आपने दूरी जो तय की है वो ए पॉइंट से शुरू किया और ए पर ही आकर आपने खत्म कर दिया, आपने कितना भी ट्रैवल कर लिया, आपका विस्थापन होगा 0। तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जब मेहनत कर रहे हैं, जब हम किसी दिशा में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो दिशा होनी चाहिए हमारे पास। ऐसा नहीं है कि बस चलते जा रहे हैं, और दिशा देने का काम करता है जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो अगर एक बार आपने ये एनालिसिस कर लिया कि भाई हमको जब पढ़ना है तो हमको अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस रखना है वो इन 4 पहलुओं पर फोकस रखना है, आप अपने आप ज़्यादा बेहतर स्थिति में होंगे प्रश्नों का जवाब देने के। ये क्लियर है? आगे आते हैं। मुख्य परीक्षा में अगर हमको पढ़ना हो तो मुख्य परीक्षा में क्या चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं? वहाँ टिपिकल प्राचीन और मध्यकालीन भारत के प्रश्न नहीं आते हैं। यहाँ पर हम सिलेबस के एक एक टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि उतना वक्त है नहीं हमारे पास। तो हम बेसिक डायरेक्शन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कि किस तरीके से हमको तैयारी करनी है अपनी। तो मान लें अगर हम यहाँ सिलेबस को देखें, इन्होंने लिखा है भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल। अगर आप प्रश्नों को देखेंगे तो आपको पिछले 15 साल का भी आप पेपर उठाकर देख लें तो आधुनिक काल के संस्कृति से एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। तो यहाँ भी हम अपना वक्त ज़ाया करने से बच जाएंगे अगर हमने पीवाईक्यूज़ को देखा होगा। तो अगर हमने ढंग से एनालिसिस किया है तो हमको ये समझ में आएगा। देखिए कोई हिस्सा छोड़ना नहीं है। फ़र्क कहाँ आता है कि जब आप आधुनिक काल की संस्कृति को पढ़ रहे हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा वक्त ना लगाएं। जो आपकी एनर्जी है वो ज़्यादा से ज़्यादा लगनी चाहिए प्राचीन और मध्य काल के संस्कृति को समझने में। अब इसमें शब्दावली देखिए आप, इन्होंने कहा है कला के रूप, दूसरा इन्होंने कहा है साहित्य, और तीसरा इन्होंने कहा है वास्तुकला। क्वेश्चंस आप देखेंगे जब आप मेंस के भी प्रश्न देखेंगे जो कला और संस्कृति से पूछे गए हैं, सीधा सीधा ये शब्दावलियां वहां पर पूछी गई हैं। जैसे इसी साल का अगर आप पेपर उठा के देखें तो उसमें पूछा है आपसे हड़प्पा सभ्यता के वास्तुकला के विभिन्न पहलुओं का आपको वहां पे विश्लेषण करना है। तो जो हमसे प्रश्न पूछा गया है वो उठाया है हमारे
सिलेबस से ही। वास्तुकला आपसे वहाँ पर पूछ लिया गया, कला के रूप पूछेंगे, मूर्तियों के बारे में आपसे प्रश्न पूछ लेंगे, मंदिरों के बारे में आपसे प्रश्न पूछ लेंगे, उसके ऊपर आपसे अंकन के बारे में प्रश्न पूछ लेंगे। तो जनरली जब हम मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से अपनी पढ़ाई करते हैं, एक हम आपको उदाहरण के तहत इस चीज़ को समझाते हैं। जो हमारा सिलेबस है उसमें एक टॉपिक है मौर्य साम्राज्य का, उसको उदाहरण के तौर पर समझते हैं। तो आप लोगों ने संभवतः नाम भी इसका स्कूल में तो खैर सुना ही होगा, आगे पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन मौर्य साम्राज्य आपने स्कूलों में सुना होगा। बहुत महत्वपूर्ण साम्राज्य है जब हम प्राचीन भारत से बात करते हैं। अब अगर हमको इस टॉपिक को पढ़ना है तो हम सामान्य तौर पर शुरुआत कैसे करते हैं? जनरली जो ट्रेंड है स्टूडेंट्स का पढ़ने का, वो पढ़ना शुरू करते हैं कि भाई मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, उस राजा का किसके साथ किस तरह का राजनीतिक संबंध था, उसने कितने युद्धों को लड़ा, उसने अपने साम्राज्य का प्रसार कहाँ कहाँ तक किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी कहानी शुरू करते हैं, उसके पुत्र के बारे में पढ़ते हैं बिंदुसार, फिर अशोक पर आते हैं और यही ढर्रा लेकर पढ़ते रहते हैं। यूपीएससी इसमें से कुछ नहीं पूछता, उसने कभी वॉर के ऊपर प्रश्न नहीं पूछा है एज सच। अगर आप प्राचीन भारत से देखें तो किसके किसके साथ राजनयिक या कूटनीतिक संबंध थे उसके ऊपर भी प्रश्न नहीं पूछा है। हमको जानना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप बिना राजनीति के बारे में समझे आगे की चीज़ों को समझ लेंगे, लेकिन हमको राजनीति पर अपनी कहानी नहीं खत्म करनी है। जहाँ राजनीति खत्म हो रही है वहाँ से यूपीएससी के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, तो इस चीज़ का एहसास हमको होना चाहिए। तो जब आप मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे, किसी भी काल के बारे में, इसको हमने उदाहरण के तौर पर लिया, सबसे पहली चीज़ ये देखिए कि उसके बारे में हमको मालूम कैसे चलता है। जिस चीज़ से हमको मालूम चल रहा है वही चीज़ हो गए हमारे स्रोत। अब हम आपको प्रश्न का एग्जाम्पल देकर बताते हैं। जब हम स्रोतों के बारे में पढ़ते हैं तो उस समय क्या रचना किया गया, किस तरह का साहित्य था उस वक्त पर, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। किस जगह पर ये लोग रहते थे, उस जगह पर अगर इन्होंने मान ले कोई स्तंभ बनवा दिया, कोई स्तूप बनवा दिया, किसी तरह का कुछ लिख करके वहाँ पर छोड़ दिया, जिसको हम अभिलेख कहते हैं। अगर पत्थर पे कुछ लिखा हुआ है या किसी और ऐसा सरफेस है, मेटल है, अगर उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है तो उसको हम कहते हैं टेक्निकल शब्दावली में अभिलेख। तो जब आप स्रोत पढ़ेंगे तो उस समय उन लोगों ने हमारे लिए क्या छोड़ा, वही चीज़ आप पढ़ेंगे। प्रश्न का हम आपको उदाहरण देते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आप देखेंगे, यूपीएससी ने पूछा है कि अर्थशास्त्र का दास्ता के संदर्भ में क्या विचार है, और 3 आपको वहां पे उन्होंने ऑप्शन, 3 स्टेटमेंट्स दे दिए और फिर पूछा कौन सा वाला सही है कौन सा वाला गलत है। अगर आपने स्रोत पढ़ा हो, अगर आपको मालूम हो अर्थशास्त्र के बारे में और अर्थशास्त्र से हम क्या समझते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में, तो ये प्रश्न आपको समझ में आएगा। अगर आपने स्रोत नहीं पढ़ा हो, आपने कितना भी समाज पढ़ लिया हो, आपको पता ही नहीं होगा कि वो जानकारी हमको किस पुस्तक से प्राप्त हो रही है। अगर इस चीज़ को आपने ध्यान में रखकर पढ़ा होगा तो आपका समाज तो प्रिपेयर होगा ही कि अर्थशास्त्र जो है वो समाज के बारे में क्या कह रहा है, अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कह रहा है, राजनीति के बारे में क्या कह रहा है। ये चीज़ें तो आपको पता ही रहेंगी। आपको ये भी पता रहेगा कि ये बात जो हमको पता चल रही है वो पता चल रही है अर्थशास्त्र से। तो अगर यूपीएससी ने ऐसा प्रश्न पूछा तो हम जवाब देने में सक्षम होंगे। एक साइट है, एक स्थल है चंद्रकेतुगढ़ का, यूपीएससी ने इसको 2 बार पूछा है। अब चंद्रकेतुगढ़ का जो जगह है वहाँ से हमको बहुत सारी मिट्टी की मूर्तियाँ मिलती हैं। जो हमको मिट्टी की मूर्तियाँ मिलती हैं वो इस काल से भी संबंधित हैं। अगर आपने स्रोत को ढंग से पढ़ा हो तो आप पढ़ेंगे चंद्रकेतुगढ़ का जगह है, बुलंदी बाग करके एक और जगह है। चंद्रकेतुगढ़ जो है वो पश्चिम बंगाल में है अभी के, और बुलंदी बाग अभी के बिहार में है। अगर आपने स्रोत पढ़ा होगा आपके ये प्रश्न गलत होने की संभावना ही नहीं होगी। तो हमको ये देखना है कि किस तरीके से हम इस टॉपिक को अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ें। ज़रूरी नहीं है कि पढ़ने का तरीका वही ट्रेडिशनल हो। ट्रेडिशनली हमको हमारे स्कूलों में कैसे पढ़ाया जाता रहा है या हम किस तरह से वनडे एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं वो बहुत अलग हो सकता है यूपीएससी से अगर आप तुलना करें। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है कि यही समझना है कि किस तरीके से इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ें। कोई भी टॉपिक पढ़ें, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें कि उस काल को समझने के हमारे पास किस प्रकार के स्रोत हैं, और इस पर आपको अच्छा खासा फोकस करना है। इससे जुड़ी हुई चीज़ों को आपको बेहतर तरीके से जानना है, क्योंकि जब ये पढ़ लेंगे साहित्य समझ में आ जाएगा जो यूपीएससी का एक फेवरेट एरिया है, स्थल समझ में आ जाएगा जो यूपीएससी का फेवरेट एरिया है। 2 हिस्से आपके
यहीं से निकल गए। ये क्लैरिटी है यहाँ तक। फिर आएंगे आप राजनीति के ऊपर। अब इसके आगे हमको पढ़ना है राजनीतिक जीवन। बहुत ज़्यादा तथ्यों से हमको खुद को परेशान नहीं करना है, सिंपली ये चीज़ समझना है कि भाई उस समय का राजनीतिक जीवन कैसा था। कोई महत्वपूर्ण अगर राजा है हमने उसके बारे में देख लिया, भौगोलिक प्रसार क्या रहा है उसके बारे में देख लिया। हर लड़ाई के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, हर विद्रोह के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। उसको पढ़ेंगे एक बार, लेकिन उसको रटने नहीं बैठेंगे। पढ़ेंगे क्यों? पढ़ना इसलिए है कि आपको एक बेसिक आइडिया मिल सके कि भाई उस वक्त की राजनीति किस प्रकार की थी। बस इतनी हमको औसत जानकारी वहाँ से रखनी है। मान लें कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट राजा है, जानना क्या है राजाओं के बारे में जो जनरली हम नहीं पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये जो क्लास है इसका किस प्रकार का सांस्कृतिक योगदान था। तो इसने क्या युद्ध लड़ा, किस विद्रोह को दबाया, वो ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए ज़रूरी क्या है कि अच्छा इस राजा ने कोई साहित्य की रचना कराई थी क्या, इस राजा ने कोई स्तूप या कोई मंदिर या कोई मस्जिद बनवाया था क्या, इसने किसी तरह का अभिलेख खुदवाया था क्या, किसी तरह से इसने विज्ञान को या प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया था क्या। इन चीज़ों को हमको यहाँ से समझना है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे मुख्य परीक्षा के लिए ज़रूरी हो जाएंगी। तो पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए कि उस राजा का या रानी का किस तरह का सांस्कृतिक योगदान रहा, किस तरह के कला के रूपों का उन्होंने विकास किया, या वास्तुकला का विकास किया, या साहित्य का विकास किया, जो हमारे सिलेबस में शब्दों को मेंशन किया गया है। हम सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को यहाँ पर पढ़ेंगे। क्लियर है ये चीज़? इसके बाद आप आएंगे अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ने। अब आर्थिक जीवन के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो क्या चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। आपको यहाँ पढ़ना चाहिए कि किस तरह से खेती होती थी यहाँ पर या नहीं, खेती होती थी तो किन फसलों की खेती होती थी, उससे जुड़े हुए क्या स्थल हैं। अगर कोई प्रमाण है महत्वपूर्ण तो उससे जुड़े हमने प्रमाण के बारे में पढ़ लिया। स्थल के संदर्भ में कोई शब्दावली है, अगर मान लीजिए जैसे कर से जुड़ी हुई कोई शब्दावली है कि जो किसान है उनको कर देना पड़ता था, तो कर को क्या कहते थे, उस चीज़ को हमने यहाँ पर समझ लिया। किस तरह के पशुओं को ये लोग पाला करते थे, इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। किस तरह के शिल्पों का उत्पादन करते थे, जैसे कि मान लें मिट्टी की मूर्तियाँ बनाते हैं, पत्थर की मूर्तियाँ बनाते हैं, या चित्रकला बनाते हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में शिल्प से जुड़ी हुई होती हैं, उन चीज़ों के बारे में आप जानकारी रखें। अब यहाँ आपको करना क्या होगा, मेहनत महज एक बार की आपकी है। उसके बाद से क्या होगा, अब फसल ऐसा नहीं है कि मौर्य काल में किसान कुछ और बो रहे हैं और सत्ता बदली तो उनको होगा चलो आज से दूसरी फसल बोते हैं, ऐसा तो होगा नहीं। उनकी फसलें, उनका खेती करने का तरीका, उनका रहन सहन वो तो पहले जैसा ही रहेगा, राजा कोई भी हो। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि एक बार आपने ढंग से इस हिस्से को पढ़ लिया, आगे महज आपको ये तब्दीली करनी होगी कि कोई नई फसल आई है क्या, या कुछ ऐसा हुआ है क्या जो किसी और ने यहाँ पे परिचय करने की कोशिश की हो। जैसे यूपीएससी के अगर आप पेपर्स को देखें, अभी 2025 में ही उन्होंने पूछा है पुर्तगालियों के द्वारा जिन फसलों को भारत में इंट्रोड्यूस किया गया। तो आपने एक बार प्राचीन काल में जब पढ़ लिया, आपको बदलाव एक करना पड़ेगा जब आप मध्यकाल में आएंगे डिशेस के कॉन्टेक्स्ट में, वो भी फसलों के संदर्भ में नहीं, अलग अलग तरह की डिशेस। जैसे आज आप देखें जो बहुत पॉपुलर डिशेस हैं, बिरयानी, खिचड़ी, समोसा, शीर खोरमा, ये जो सारी डिशेस हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, ये प्राचीन काल में नहीं हैं। ये जो डिशेस हैं वो हमारी आ रही हैं मध्यकाल में। इस पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है ईरानी। जब आप आएंगे यूरोपियों के बारे में पढ़ने आधुनिक भारत में, तब पुर्तगाली आ रहे हैं। पुर्तगाली बहुत सारे फसलों को भारत में लेकर के आ रहे हैं। तो जैसे गुआवा हो गया, जो अमरूद है, अनानास है, एवोकाडो है, ये सारी जो फसलें हैं उनको लेकर के आ रहे हैं। तो अगर आपने इस पैटर्न से पढ़ाई की होगी तो आप आसानी से बता सकते हैं पुर्तगालियों के द्वारा जो फसलें लाई गई हैं, 2 बार यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। तो जब इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आप ऐसे प्रश्नों को हल करने में ज़्यादा सक्षम अपने आप को महसूस करेंगे। और ऐसा नहीं है कि आज पूछ रहा है, ट्रेंड ये पुराना है, 2016, 18, फिर 24 में, 25 में जा कर के उसी चीज़ को वापस रिपीट किया जा रहा है। तो कई दफ़ा क्या होता है कि हमारी गलती भी होती है कि हमने देखा ही नहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हमने सोचा विषय तो हमने पढ़ लिया
लेकिन विषय को हमने किस तरीके से पढ़ा। अब जनरली आप अगर कहीं और पढ़ रहे हैं, आप स्कूलों में पढ़ रहे हैं या कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, तो आप इस चीज़ पे कभी एम्फसाइज शायद ही करें कि क्या नई फसल आई होगी, क्या नया डिश आया होगा। इन चीज़ों पर कभी हमको एम्फसाइज करना सिखाया ही नहीं जाता है। हमको सिखाया जाता है युद्धों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना। तो जब हम अपने परीक्षा की डिमांड को समझ लेंगे तो हमारी तैयारी का जो डायरेक्शन है वो बहुत सही दिशा में चला जाएगा। तो जब पढ़ रहे हैं अर्थव्यवस्था, इन चीज़ों को पढ़ें। शिल्प के बारे में पढ़ रहे हैं तो मान ले जैसे मन का जो होता है उससे आभूषण बनता है, मन का किस जगह पे बेहतर बनता था। कांसे की अगर मूर्ति के बारे में पढ़ रहे हैं तो किस जगह पे कांसे की मूर्ति बेहतर बनती थी। अगर इन चीज़ों के बारे में उस काल से जानकारी है तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें। जैसे एक हम आपको उदाहरण देते हैं, दैमाबाद करके एक जगह है, उसके ऊपर पूछा हुआ यूपीएससी ने प्रश्न। अब दैमाबाद एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है कांसे के मूर्तियों का उत्पादन करने के संदर्भ में। तो यदि हमने ये ध्यान में रखा है कि यूपीएससी को स्थलों में विशेष रुचि है, तो हम स्थल जब पढ़ रहे हैं, खास करके यदि आर्थिक महत्व के हैं और सांस्कृतिक महत्व के हैं, तो उसको हम अपने आप साथ में नोट डाउन करते चलेंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। और क्या पढ़ेंगे, व्यापार के बारे में, किस तरह का व्यापार होता है, किसके साथ होता है। इसमें भी एक बार की मेहनत है, क्योंकि भारत में कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जो ज़्यादा मात्रा में अधिशेष में उत्पादित होती हैं। हमारे यहाँ का कुछ ऐसा शिल्प रहा है जिसका विदेशी बाजार जो है उसमें बहुत बड़े स्तर पर मांग रही है। जैसे हमारे यहाँ के कपड़े, उसकी मांग विदेशी बाजार में हमेशा से रही थी। अगर फसलों के संदर्भ में बात करें तो हमारे यहाँ के मसाले या हमारे यहाँ का केसर, इसकी मांग हमेशा से वैश्विक बाजार में रही। तो आयात निर्यात की चीज़ें भी हमारी फिक्स हो जाएंगी। एक बार अगर हमने पढ़ लिया, हमारे यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी के घोड़े नहीं मिलते हैं, घोड़े हमेशा चाहिए क्योंकि उनके पास फ़ोन नहीं है, उनके पास ईमेल नहीं है, तो जानकारी किस तरीके से भेजेंगे एक जगह से दूसरी जगह। हाथी पे बैठ के तो जाएंगे नहीं, घोड़ा चाहिए और अच्छी गुणवत्ता का घोड़ा चाहिए। तो हम जाहिर सी बात है कि बाहर से घोड़ों को लेंगे। तो किन चीज़ों का आयात होगा, किन चीज़ों का निर्यात होगा, कॉन्सेप्चुअली अगर आप चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो रटने वाला एस्पेक्ट वहाँ पर नहीं रह जाएगा। हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये भी है कि रटना पड़ता है। जितना रटने का एस्पेक्ट अन्य विषयों में है वैसे ही हिस्ट्री में भी है। पॉलिटी में भी पढ़ेंगे तो अनुच्छेद तो याद करना पड़ेगा, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। बाकी तो इंटरप्रिटेशन है, इंटरप्रिटेशन आप समझते हैं, यही चीज़ हिस्ट्री में भी है। कुछ तथ्य हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा, बाकी चीज़ें यहाँ पर भी इंटरप्रिटेशन है, यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट है। फ़र्क यही है कि आप किस नज़रिए से उसको पढ़ रहे हैं। रटने के नज़रिए से पढ़ेंगे तो हर विषय में सिर्फ रटना है, समझने के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे हर विषय में काफ़ी सारी चीज़ें समझने की ही होती हैं। कुछ एक चीज़ें हैं जो हमको याद भी करनी पड़ती हैं, वही यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा। ऐसे ही आप समाज पर चले आएंगे। अर्थव्यवस्था पढ़ने के बाद आपने पढ़ा सामाजिक जीवन के संदर्भ में, तो किस तरह के लोग रहा करते थे, लोगों में क्या किसी तरह की विषमता थी, किसी आधार पर क्या विभाजित थे वो। जैसे अगर आप देखें भारतवर्ष में, आप देखें हिंदू धर्म में खास करके, तो आपको वर्ण व्यवस्था के आधार पर विभाजन दिखाई देगा, आपको बहुत सारी जातियां यहाँ पर दिखाई देंगी। तो इन चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है कि कैसे इन सारी चीज़ों का उदय हो रहा है, किस तरीके से ये सारे जो संस्थाएं हैं उनका विकास होता है। ऐतिहासिक तौर पर अगर हम औरतों को देखें तो औरतों की किस तरह की स्थिति रही है, क्या उनकी स्थिति हमेशा से ख़राब रही है या कभी ऐसा भी है कि उनकी स्थिति अच्छी रही है, क्या कुछ मायनों में अच्छी और कुछ मायनों में ख़राब रही है। इन सब चीज़ें जो चीज़ें हैं, इन सारे चीज़ों को हमको यहाँ सामाजिक जीवन में पढ़ना होता है। क्या दास्ता का प्रावधान रहा है, अगर रहा है तो किस तरह की चीज़ें वहाँ पर रही हैं। तो बेसिक चीज़ें आपको समाज के बारे में यहाँ पर समझनी होंगी। जिस भी काल के बारे में पढ़ रहे हैं उसमें आपको सामाजिक जीवन समझना होगा। फिर आप आएंगे धार्मिक जीवन के ऊपर। किस तरह का धर्म प्रचलित था, उस धर्म से जुड़ा हुआ किस तरह का दर्शन था, कैसे अलग अलग दर्शन एक वक्त पर एग्जिस्ट कर रहे थे, क्या एक दूसरे से अलग थे, क्या एक दूसरे से कुछ मायनों में समान थे। इन सारे चीज़ों के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। किस तरह की संस्कृति थी उस वक्त पर, किस तरह के साहित्य को रचा गया, किस तरह के मूर्तियों को बनाया गया, किस तरह की इमारतों को बनाया गया। इन सारे चीज़ों के बारे में हमको विशेष ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा प्रश्न जो मुख्य परीक्षा में कला और संस्कृति से पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं सांस्कृतिक योगदान के ऊपर। जहाँ कभी आप देखिए, एक हम आपको ये
एक्सेप्शनल केसेस बताते हैं। देखिए सिलेबस में आपके मेंशन किया है कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला। आपसे राजनीति पर कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। आप 15 साल का पेपर उठाकर देखिए, राजनीति पर प्रश्न आपको कला और संस्कृति, जो प्राचीन मध्यकालीन भारत है उसकी राजनीति पर आपको एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा। अर्थव्यवस्था, समाज और धर्म पर आए, सामान्यतः आपको प्रश्न नहीं मिलेगा। आप 2 उदाहरण मुझे बता सकते हैं कि वैदिक काल में तो पूछा गया है, दूसरा आप उदाहरण मुझे बता सकते हैं कि संगम काल में तो पूछा गया है। इन्हीं दोनों कालों में आपको प्रश्न देखने मिलेगा कि किस तरह की अर्थव्यवस्था है, किस तरह का समाज है। अब ये 2 काल ऐसे हैं जिनके बारे में जानकारी के लिए हम बहुत बड़े स्तर पर निर्भर रहते हैं साहित्य पर। तो टेक्निकली वो प्रश्न जोड़कर पूछा गया हमसे साहित्य पर कि संगम साहित्य में किस तरह से बताया गया है समाज के बारे में, किस तरह की बात कही गई है अर्थव्यवस्था के बारे में। वही चीज़ हमारा वैदिक काल के ऊपर भी लागू होता है। जो साहित्य में लिखा है अर्थव्यवस्था के बारे में या समाज के बारे में, हम उन्हीं चीज़ों को बड़े स्तर पर जानते हैं। तो जो प्रश्न पूछा भी गया अर्थव्यवस्था और समाज पर, वो डायरेक्टली नहीं पूछा गया, इनडायरेक्टली पूछा गया। किस लेंस से? साहित्य के लेंस से। एक प्रश्न अगर आपको ध्यान हो, आपने देखा हो PYQ, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने कि मध्यकालीन मंदिरों की दीवारों पर सामाजिक जीवन का अंकन कैसे मिलता है। सामाजिक जीवन पर प्रश्न पूछा, लेकिन किस संदर्भ में पूछा? वास्तुकला। कि मंदिर है, मंदिर की दीवार पर जो उन्होंने बनाई हैं मूर्तियाँ, उन मूर्तियों में सामाजिक जीवन दिखता है क्या? अगर दिखता है तो कैसा दिखता है? तो आपको ये अपना पूरा नज़रिया ऐसे रखना पड़ेगा कि जब हम पढ़ रहे हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से, तो हमारा फोकस होना चाहिए कला के ऊपर और संस्कृति के ऊपर, और भ्रमित नहीं होना है। क्योंकि बहुत दफ़ा क्या होता है, आप 4 लोगों से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे, अरे तुमने इस युद्ध के बारे में नहीं पढ़ा, इसका सेनापति कौन है तुमने ये नहीं पढ़ा, इसकी पत्नी कौन है, बेटा कौन है तुमने ये नहीं पढ़ा। और बहुत बार हमको फोमो कहते हैं ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हमको लगता है अरे कुछ छूट रहा है क्या। और ये एग्ज़ाम का जो पूरा नेचर है वो इतना अनसर्टेन है कि डर बहुत जायज़ है, डर लगता है, लेकिन वहाँ हमको लॉजिक लेकर के आना। और ये ज़िंदगी में कहीं पर भी लागू होता है। जब हमको बहुत ज़्यादा डर लगता है तो हमको ये चीज़ देखना चाहिए कि वो डर क्या हमारा रैशनल है, क्या उसके पीछे कोई लॉजिक है, या वो चीज़ें इलॉजिकल हैं जो हमको परेशान कर रही हैं। जब हम लॉजिक नहीं लगाते हैं तो डर बढ़ता चला जाता है, फिर वो छोटे से शुरू होगी कोई बात और हमारा पूरा पूरा दिन खराब हो सकता है उसमें। तो हमको वहाँ पे लॉजिक क्या लगाना है? जब कोई हमसे ऐसे चीज़ें कह रहा है कि तुमको सेनापति के बारे में नहीं पता, आप सिंपली उनसे भी पूछिए और ख़ुद से, उनसे ज़्यादा खुद से ये सवाल कीजिए कि क्या सेनापति के बारे में यूपीएससी पूछता है, क्या कभी पूछेगा? अगर 50 साल में एक प्रश्न उसने पूछ दिया तो क्या मुझे इतना अपना दिमाग और वक्त खपाना चाहिए कि मैं हर राजा के सेनापति का नाम बैठ करके रटूं? तो ये चीज़ें आपको फिर समझ में आएंगी कि इरैशनल हैं, इलॉजिकल हैं, जिन चीज़ों के पीछे आप खुद को परेशान कर रहे हैं। तो आपका इकलौता जो गाइड होना चाहिए वो होना चाहिए PYQ, और उसकी तुलना सिलेबस के साथ कि किस तरह के प्रश्न हमसे सिलेबस में पूछे जा रहे हैं। यहाँ तक क्लैरिटी है आपको? चलिए आगे देखते हैं क्या इन्होंने हमसे कहा है पढ़ने के लिए। 18वीं सदी के लगभग मध्य से, मतलब कि 1750 से बात कर रहे हैं ये, कि 1750 से वर्तमान तक का आधुनिक भारतीय इतिहास। क्या पढ़ने के लिए कहा इन्होंने हमसे? महत्वपूर्ण क्या घटनाएं रही हैं, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और उनसे जुड़े हुए विषय। तो जैसे विचारधारा हो गई, तो अगर आप अंबेडकर की बात करें, गांधी की बात करें, ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हैं। अगर आप इस पूरे दौर की बात करें, सुभाष चंद्र बोस हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, जवाहरलाल नेहरू हैं, इन लोगों के जो विचार रहे हैं उन विचारधाराओं के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। किन महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ में उनका जुड़ाव रहा, इन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे अगर आप देखें, पेरियार करके एक व्यक्ति हैं, उन पे इस साल 2 प्रश्न इस बार जातिवादी जो आंदोलन रहे हैं उनसे पूछा गया है। तो ज्योतिबा फुले एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं इस संदर्भ में, जिन्होंने जाति विरोधी आंदोलन को बढ़ावा दिया था। तो जब हम महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में पढ़ रहे हैं, महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो महत्वपूर्ण का मतलब क्या है? किसी के पर्सपेक्टिव से कोई चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है, दूसरे के पर्सपेक्टिव से ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ इंपॉर्टेंट हो। तो हमको ये देखना है कि यूपीएससी इस महत्वपूर्ण को इंटरप्रेट कैसे करता है, कैसे पता लगेगा उसको क्या इंपॉर्टेंट लगता है। अगेन PYQs,
PYQs देखेंगे आप तो आपको ये दिखाई देगा कि लगभग आधे प्रश्न आपको या तो गांधी से जुड़े हुए मिलेंगे या गांधीवादी आंदोलन से जुड़े हुए मिलेंगे। तो हमको ये चीज़ समझ में आता है, अच्छा जो ये महत्वपूर्ण शब्द लिखा गया है उसमें एक बहुत बड़ा जो व्यक्तित्व हमको पढ़ना है वो पढ़ना है गांधी का। गांधी की विचारधारा किस तरीके की रही, किस तरीके से उस विचारधारा ने जो आंदोलन रहा है राष्ट्रीय हमारा उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस तरीके से करके हमको चीज़ों को डिकोड करना है कि जो हमारे सिलेबस में इतने सारे टॉपिक्स हैं, जब हम उन टॉपिक्स को पढ़ें तो किस टॉपिक को किस नज़रिए से पढ़ें, उस टॉपिक के कौन से हिस्से पर हम ज़्यादा ध्यान दें, यही चीज़ आपको यहाँ पर करनी होगी। अच्छा, इसमें वही चीज़ें स्वतंत्रता संग्राम, क्या उसके अलग अलग चरण रहे हैं, अलग अलग भाग से कौन कौन से लोग रहे हैं, कैसा उन्होंने योगदान दिया है। अगेन मेजर जो आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा वो मिलेगा गांधी से। अगर आपने गांधी को समझ लिया, गांधी की विचारधारा को समझ लिया, तो गांधी के विचारों में काफ़ी सारे पहलू ऐसे हैं जो सकारात्मक हैं, कुछ एक ऐसे भी पहलू हैं जहां आलोचना की जा सकती है उनकी। यूपीएससी इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। आप प्रश्न देखेंगे, उन्होंने पूछा है डिफरेंस गांधी और अंबेडकर में, तो कुछ चीज़ें जहां पर गांधी लैक कर रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर वहां अंबेडकर बोलते हैं। तो अगर आपने गांधी का आलोचनात्मक पक्ष पढ़ा, ये चीज़ें वहीं प्रिपेयर हो जाएंगी आपकी, आपको अलग से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो नेहरू हैं, कुछ चीज़ों पर उनका आलोचनात्मक दृष्टिकोण रहा है गांधी के विचारों को लेकर, टैगोर हो गए, बोस हो गए, तो ये जो सारे लोग हैं, या अंबेडकर हैं, अगर आपने गांधी का सकारात्मक पक्ष पढ़ा, आलोचनात्मक पक्ष पढ़ा, आलोचनात्मक पक्ष पढ़ा तो किसने उस बारे में बात किया, ये जहां आपका प्रिपेयर हुआ वहां आपके बाकी लोग भी प्रिपेयर हो जाएंगे। तो इस तरीके से करके आपको चीज़ों को पढ़ना होगा। अगर आप बाकी हिस्सों पर आए, स्वतंत्रता के पश्चात देश में एकीकरण और पुनर्गठन, पिछले आप 10 सालों का पेपर उठाकर देखिए, 25 की हम बात कर रहे हैं, 15, 14, 15 से आप उठाइए 25 तक का पेपर, आपको एक भी प्रश्न इस 2 शब्द की सीमा के बाहर जाता नहीं दिखाई देगा जब आप पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया पढ़ेंगे। या तो आपसे एकीकरण और उसके बहुत सारे पहलुओं के ऊपर प्रश्न पूछा गया है, या पुनर्गठन और उसके बहुत सारे पहलुओं पर प्रश्न पूछा गया है। तो हमको यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि क्या महत्वपूर्ण टेक्निकल शब्दावली है हमारे सिलेबस में, किस तरह का उससे प्रश्न बना। एनीवे ये जो दोनों हिस्से हैं, चाहे आपके पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के हों, चाहे आपके विश्व इतिहास के हों, इस पे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। एक साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, फिर गैप कर देता है, फिर अगले साल उसको लगता है पूछ लेते हैं इस पे, वापस उसके ऊपर प्रश्न पूछ लिया जाता है। विश्व इतिहास में ऐसे आप आ जाएं, बहुत सारे टॉपिक्स आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, उसमें बहुत सारे डिटेल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे एक हम आपको सिंपल एग्जांपल देते हैं, यहाँ सारा सिलेबस तो हम नहीं डिस्कस कर सकते, लेकिन एक टॉपिक है विश्व युद्ध का। 2 विश्व युद्ध हुए हैं। अब दोनों विश्व युद्धों को जब हम पढ़ते हैं, बहुत सारे देश, उनके बहुत सारे उपनिवेश इन युद्धों में शामिल हुए। अब हम पढ़ने बैठेंगे तो हम क्या पढ़ने लग जाएंगे, हमें लगेगा अच्छा विश्व युद्ध हमारे सिलेबस में है, तो हम ये पढ़ने लग जाएंगे विश्व युद्ध में जो जो देश लड़े, किस जगह पे लड़ाइयाँ हुई, जो वो लड़ाइयाँ हुई उसमें कौन जीता, कौन हारा, कौन किसके समर्थन में था, कौन किसके विरोध में था। पूछते ही नहीं इसके ऊपर क्वेश्चन। पूछते क्या हैं, क्या कारण था, ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पूछेंगे तो पूछेंगे क्या परिणाम था। यही बाकी जगहों पे भी लागू होता है। बहुत सारी क्रांतियां हुई हैं वैश्विक स्तर पे, यही ढर्रा वहाँ पर भी है। हमको क्रांतियों के डिटेल में नहीं जाना है, हमको समझना है कि क्या कारण था उसका और किस तरीके से उसने प्रभावित किया उस वक्त के विश्व को, या आज भी अगर उसका कोई रेलेवेंस है। जैसे अगर आप देखें क्रांतियों का, अगर हम एग्जाम्पल दें, 2 प्रश्न पूछा गया है क्रांतियों पर पिछले 10 वर्षों का अगर आप पेपर लेते हैं। एक प्रश्न पूछा गया है, अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति ने किस तरीके से आधुनिक विश्व को बनाया। दूसरा इसी साल प्रश्न पूछा गया था कि फ्रांसीसी क्रांति का क्या वर्तमान समय में भी कोई रेलेवेंस है। तो जो ये प्रश्न पूछा हमसे, कहाँ से पूछा, परिणाम पे पूछा, क्रांति से संबंधित तथ्यों पर नहीं पूछा। पूछे जब भी प्रश्न पूछ रहे हैं तो या तो कारण पर हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है या परिणाम पर पूछा जा रहा है। तो यदि हमने सिलेबस के साथ साथ विगत वर्षों के प्रश्नों को देखा होगा तो हम बहुत ज़्यादा जो मुश्किल अपनी पैदा कर लेते हैं कि इतनी सारी चीज़ों को हमको पढ़ना पड़ेगा, वो मुश्किल हमारी आसान हो जाएगी और हमारे पास रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी तरीके से वक्त बच पाएगा।
ये समझ में आया? एक एग्जाम्पल देते हैं हम आपको। ये एक प्रश्न पूछा था यूपीएससी ने। एक और चीज़ अगला आता है कि हम कहाँ से पढ़ें। आपने ये समझ लिया कि भाई हमको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कहाँ से पढ़ें, ये अगला क्वेश्चन है और बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, जो अगर हम अच्छे से समझ लें तो अगेन हम बहुत समय बहुत जो गलत सोर्सेज को पढ़ते हैं या बहुत सारे सोर्सेज को एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं, उस बेवकूफ़ी से हम बच जाएंगे। हमारे पास सोर्स जो होना चाहिए वो ऑथेंटिक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बाज़ार में गए, 4 दुकानों पर 10 मटेरियल बिक रहा है, हमने बिना उसकी जांच किए उसको खरीद लिया। ये एक हैबिट होती है, देखा है जनरली हमने स्टूडेंट्स में कि वो ये करते हैं। कोई नया मटेरियल आया मार्केट में, अरे इससे कुछ मिल जाएगा, उठा करके ले आए, फिर वो पाइल पर पाइल बनता चला जाता है। अब उसमें जो इन्फॉर्मेशन लिखी है वो ऑथेंटिक है या नहीं, क्या आप इस चीज़ को बता सकते हैं? किसी भी कहने वाले ने, अब सड़क पे चलते लोग आज इतिहास बता रहे हैं, क्या सारा इतिहास ऑथेंटिक है? क्या यूपीएससी मान लेगा उस चीज़ को? अगर आपने कुछ भी पढ़ लिया कहीं से चलते हुए, किसी ने आपको बता दिया नहीं नहीं हमको पता है ऐसा ही हुआ था, आपने उस बात को जहन में बिठा लिया, उससे जुड़ा क्वेश्चन आया, आपने गलत जवाब दे दिया, कोई रेलेवेंस नहीं है उसका। आप कैसे कंटेस्ट करेंगे उस चीज़ को? यूपीएससी आपसे क्या कहता है? संस्था आपसे ये कहती है कि जो प्रामाणिक पुस्तकें हैं, जो इतिहासकार हैं, उन्होंने क्या कहा है, जो उन्होंने कहा है हम उसी आधार पर तथ्य को सही या गलत मानेंगे। तो हमको सबसे पहली चीज़ तो ये करनी है कि इधर उधर की जो ये नॉइज़ है उससे हमको बचना है। हमको एनसीईआरटी अपनी उठानी है, एनसीईआरटी के ऊपर हमको प्रॉपर फोकस रखना है। एनसीईआरटी पढ़ते हुए भी कुछ एक चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे क्लास में जब आप पढ़ रहे हैं, अब एडवांस लेवल की बुक्स आप नहीं पढ़ सकते हैं, इतना वक्त नहीं है आपके पास। तो क्लास में जब आपको पढ़ाया जा रहा है, जैसे एनसीईआरटी कब की लिखी गई है, अब एनसीईआरटी में कुछ एक नई चीज़ें अगर मालूम चलती हैं, जैसे मान लीजिए कि एक समय था जब हमको पता ही नहीं था हड़प्पा सभ्यता भी एग्जिस्ट करती है, हड़प्पा सभ्यता भारत में रही है, इसके बारे में हमको पता लग रहा है ऑफिशियली, आधिकारिक तौर पर जो जानकारी मिल रही है 1924 में मिल रही है। अब आप प्राचीन भारत की किताब पढ़ रहे हैं जो 1900 में लिखी गई थी, उसमें तो हड़प्पा सभ्यता ही गायब है। तो ये चीज़ें जो अलग अलग वक्त पे अपडेट होती हैं, कोई नया साहित्य पता लग गया, उसके आधार पर हमारी समझ बदल गई, तो कुछ एक ऐसे जगह हैं जहाँ पर हमको अपडेट करने की ज़रूरत है। तो वो चीज़ हम एनसीईआरटी में अपडेट करते चलेंगे। तो जब क्लास में वो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं तो उसको आप वहाँ पर साइड में अपडेट कर लें। एनसीईआरटी से बेहतर आपको सोर्स नहीं मिलेगा कम समय में कंसाइज तरीके से चीज़ों को पढ़ने का। हालांकि जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखना है कि वो इनफ नहीं है। वो स्कूल के बच्चों के लिए लिखी गई किताब है, बहुत प्रभावी तरीके से लिखी गई है, इसलिए उसको पढ़ना रिकमेंड किया जाता है। तो आप एनसीईआरटी अपना बेस बनाने के लिए पढ़ेंगे और उससे अलग जो जानकारी है, जो एडवांस्ड लेवल की है, वो आपको क्लासेस से सीखनी है। ये क्लियर है? तो हमको ये ध्यान में रखना है, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू का एनालिसिस और प्लस आपके जो क्लास नोट्स होंगे कि आपकी जो एडवांस्ड जानकारी है वो भी वहाँ से बिल्ड होती रहे। इसके अलावा आपकी जो टेस्ट सीरीज होती है, टेस्ट से आप अपना जो भी आपको प्रश्न, जैसे कई सारे टेस्ट में आपको ऐसे प्रश्नों के लिए भी प्रिपेयर किया जाता है कि कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड आपसे पूछ लिया जाए, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, किस तरीके से आप वहाँ पर तिकड़म कह सकते हैं लगाएंगे, जिससे आपके पास जो जानकारी है उस जानकारी के आधार पर आप कुछ प्रश्नों को हल कर सकें, कि कहीं कुछ एलिमिनेट हो जाता है, कोई तथ्य आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है टेस्ट सीरीज से। आपको हम क्वेश्चंस का एग्जाम्पल देते हैं। जैसे ये एक प्रश्न पूछा गया है, धान्य कटक 2023 का प्रश्न है ये, जो महासंघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित था? स्थल हमने आपको बताया, स्थल पे प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ स्थल पे ही प्रश्न पूछा है। तो धान्यकटक पे जो प्रश्न पूछा है इसका जवाब हमको यहाँ से मिलता है, अमरावती इन आंध्र प्रदेश। ये इंग्लिश वाली एनसीईआरटी है, इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन आपको हिंदी में भी मिल जाएगा। तो सातवाहनों वाला जो चैप्टर है, सातवाहन करके एक वंश रहा था, वही चैप्टर है ये एनसीईआरटी का, जिसकी हमने यहाँ पर तस्वीर डाली है। 2 शब्द लिखा हुआ है यहाँ, महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म की बौद्ध धर्म की महायान शाखा, और दूसरा लिखा है कि अमरावती आंध्र प्रदेश में। अब एनसीईआरटी का रेलेवेंस ये है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से दी है।
यूपीएससी जब एडवांस लेवल पे पूछ रहा है तो वो क्लास से आपको कैसे बेहतर समझ में आएगा, दोनों जोड़ करके चलना क्यों ज़रूरी है। अमरावती का ही पुराना नाम है धान्यकटक, ये इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी में नहीं है। अब अगर आप पढ़ रहे हैं, जनरली जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो हम हमेशा स्टूडेंट्स को कहते हैं कि पुराना नाम भी देखो, सिर्फ नया नाम नहीं। तो उस वक्त में धरनी कोटा नाम भी प्रयोग किया जाता था, धान्य कटक नाम भी प्रयोग किया जाता था। महायान निकल के आया है महासंघिका से। तो अगर ये चीज़ आपने ध्यान दी होगी तो बहुत आसान प्रश्न है हमारा, सीधे सीधे यहाँ पर दिया हुआ है आंध्र, हम यहाँ इसका जवाब दे सकते हैं। अगर हमने पुराना नाम नहीं पढ़ा हो तो इसमें फिर कोई भी लॉजिक लगा लेंगे, यहाँ प्रश्न हल होने वाला है नहीं। तो इन चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है कि किस दृष्टिकोण से हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। एक मेंस का क्वेश्चन देखते हैं। ये आप देखिए, ये जो प्रश्न पूछा गया था ये भी 2023 का ही प्रश्न है। प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पोम्पोहार और मुचिरी किस रूप में सुविख्यात थे। हिस्ट्री में पढ़ते हुए स्टूडेंट्स को लगता है कि ये तो बहुत पुरानी बात है, अब कुछ नया नहीं बदलेगा, लेकिन जो चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं उससे जोड़ करके भी यूपीएससी प्रश्न पूछता है। मुचीरी का जो स्थल था वहाँ पर चल रहा था उत्खनन, और उन्होंने सीधा प्रश्न जोड़ करके हमको उससे दे दिया। उसका जो पिछला एक साल रहा था, 22 से 23 वाला जो साल रहा था, द हिंदू में 2 आर्टिकल्स आए थे मुचीरी के ऊपर और वहाँ चल रहे उत्खनन के ऊपर। तो हम जब पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर तो हम इकोनॉमी पढ़ें, जो जनरली हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस पर हम फोकस करते हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर हमको ये पता लग रहा है कि कोई प्राचीन साहित्य है जिसका अनुवाद पब्लिश हुआ है या जिसको प्रिजर्व करने की बात की जा रही है, कोई स्थल है जहाँ पे एक्सकवेशन चल रहा है, उसको भी हम साथ में नोट डाउन करते चलें। कम से कम 1 से 1.5 साल का जो हमारा न्यूज़ में रही हुई चीज़ें हैं वो चीज़ हमारे पास होनी चाहिए। इसी साल आप देखिए कि 2024 में 1924 में हड़प्पा सभ्यता मिली थी, इस चीज़ का आधिकारिक घोषणा किया गया। 2024 में 100 साल हुए उसको। 2025 में एक प्रश्न प्रीलिम्स में भी आया हड़प्पा सभ्यता से, एक सीधा प्रश्न मुख्य परीक्षा में भी आया। तो अगर किसी चीज़ को 100 साल हो रहा है, 200 साल हो रहा है, 150 साल हो रहा है, ये जो लैंडमार्क्स हैं इसको हम ध्यान में रखें। सेम चीज़ ज्योतिबा फूले के साथ में आपको नजर आएगा। तो कहीं भी 100, 150, 175, 50, 75 ऐसी चीज़ आपको अगर देखने मिल रही है तो उससे संबंधित जो स्टैटिक पोर्शन है उसको हम साथ में प्रिपेयर करें। क्लियर है ये? एक मुख्य परीक्षा का हम आपको प्रश्न दिखाते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। प्रारंभिक बौद्ध स्तूप कला लोक रूपांकनों और आख्यानों को चित्रित करते हुए बौद्ध आदर्शों को सफलतापूर्वक प्रस्तुत करती है, स्पष्ट कीजिए। बहुत कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन लगेगा अगर आप इसको पहली नज़र में देखेंगे। थोड़ा सा अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें, बौद्ध धर्म तो पता होगा ना आप लोग को, एक बहुत महत्वपूर्ण धर्म रहा है जो करुणा के बारे में बात करता है, बराबरी के बारे में बात करता है, अहिंसा के बारे में बात करता है। तो डिटेल में यहाँ नहीं जाते, सिंपल चीज़ बौद्ध आदर्श लिखा हुआ है। बौद्ध आदर्श को अगर हम बहुत सिंपली बताना चाहें तो हम कह सकते हैं कि भाई इनके आदर्शों में करुणा, अहिंसा, बराबरी ये चीज़ें शामिल हैं। अब प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। प्रारंभिक बौद्ध स्तूप कला, बौद्ध धर्म में एक तरह का वास्तुकला जो हुआ उसको हम कहते हैं स्तूप। एक टीले जैसा स्ट्रक्चर होता है उसको स्तूप कहा जाता है। तो स्तूप के ऊपर मूर्तियां वगैरह बना रखी हैं, वो हो गई कला। तो जो शुरुआती दौर में स्तूप बने और उसके ऊपर मूर्तियां बनी उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? लोक रूपांकन और आख्यान। आख्यान होता है कहानी, तो कहानी जो वहां पर चित्रित किया। लोक रूपांकन माने जो प्रचलित चीजें थी समाज में, वो हो गया लोक रूपांकन। तो जो भी समाज में प्रचलित चीजें थी, जैसे मान लीजिए कि कोई महत्वपूर्ण ऐसा हुआ कि जानवर है, कोई पूजा पाठ करने का तरीका है, ये जो सारी चीजें हैं उसका चित्रण और बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई कहानियों का चित्रण। तो जब एक कहानी को स्तूप पर दिखाया गया है, यूपीएससी हमसे ये पूछ रहा है कि उन कहानियों और उन चित्रणों के माध्यम से आप हमको ये बताइए कि क्या बौद्ध आदर्श दिखाई देता है उधर। हम जनरली क्या पढ़ते हैं? वास्तुकला कैसी है? हम ये पढ़ते हैं कि बौद्ध आदर्श क्या है। हमको यहाँ सीखना क्या है, एक स्टेप आगे जाना है, जोड़ करके सीखना है हमको कि कैसे साहित्य प्रभावित करता है कला को, कैसे दर्शन प्रभावित करता है
कला को। एक क्वेश्चन का जो हमने आपको एग्जाम्पल दिया कि मध्यकालीन मंदिर की दीवार पर सामाजिक जीवन, तो हमको जाना है, जब इन चीज़ों को देखना है तो फोटो खिंचा के इंस्टाग्राम पे अपलोड नहीं करना है, सिर्फ हमको क्या करना है, समझना है। ज़रूरी नहीं है आप जाएं, अभी इंटरनेट के ज़माने में सारी चीज़ें आपके एक टैप पे अवेलेबल हैं। फ़र्क बस इतने का है कि हम उसको अपने पक्ष में यूज़ कर रहे हैं या हम उससे वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप खोल करके देखें सांची स्तूप, तो जो तस्वीरें आती हैं उन तस्वीरों को देखिए, ये देखिए कि किस तरह की वहाँ पर कहानियाँ दिखाई हुई हैं। तो हम जो इंटरनेट है उसको बहुत पॉजिटिवली भी प्रयोग कर सकते हैं, खास करके संस्कृति को पढ़ने के संदर्भ में। एक हम आपको यहाँ पर पिक्चर दिखाते हैं। इस तस्वीर में आप देखेंगे कि एक आदमी खड़ा है यहाँ पर, और इसके ऊपर ऐसे छत्र जैसा लगाया हुआ है। तो छत्र लगाया जाता था या तो राजाओं के ऊपर या देवताओं के ऊपर। यहाँ एक पेड़ है जिससे अंकन होता है बुद्ध का। अभी इसके बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जब पढ़ेंगे तो ये चीज़ें बेहतर समझ आएंगी। यहाँ आदर्श कैसे दिखाई देता है कि एक यहाँ औरत खड़ी है, ये औरत राजा के पहले उपासना कर रही है। तो ये एक आख्यान है जो यहाँ पर दिखाया है कि राजा गया बुद्ध की पूजा करने, लेकिन राजा से पहले एक स्त्री वहाँ पर पूजा कर रही है। तो वो जो समाज है, जो पितृसत्तात्मक समाज था, वहाँ पर एक औरत को पहले पूजा करने का अधिकार मिल सकता है, और वो भी एक सामान्य पुरुष के पहले नहीं पूजा कर रही है, एक राजा के पहले वो वहाँ पर उपस्थित है। तो इस तरह के हमको यहाँ पर उदाहरण देने होते हैं। बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं जिसके माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि कैसे बौद्ध आदर्शों को दिखाया गया है। तो यहाँ उदाहरण हमने इसलिए दिया कि आप ये चीज़ समझ पाएँ कि जब हम इतिहास विषय को पढ़ रहे हैं, जब हम संस्कृति को खास तौर पर पढ़ रहे हैं, तो हमको किस तरीके का अपना दृष्टिकोण रखना चाहिए उसको पढ़ते वक्त। यहाँ उन्होंने हमसे ये नहीं कहा कि किसी युद्ध का विवरण कीजिए, उन्होंने हमसे इस तरह का प्रश्न पूछा है कि इस राजा के सांस्कृतिक योगदान के बारे में बताइए, या इस साम्राज्य के सांस्कृतिक योगदान के बारे में बताइए। तो हमको दृष्टिकोण अपना ऐसे रखना है कि हम सांस्कृतिक पहलू को ध्यान में रखें। तो बेसिक आइडिया हमारा निकल के क्या आता है कि जब हम तैयारी कर रहे हैं इतिहास विषय की या किसी भी विषय की फॉर दैट मैटर, तो आप सिलेबस देखिए, आप PYQs देखिए, और आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरह के प्रश्नों को पूछा जाता है। तभी आपकी तैयारी ज़्यादा बेहतर होगी, सही दिशा में इस परीक्षा के दृष्टिकोण से होगी। अगर आप देखें YouTube चैनल भी विजन का, तो आपको वहाँ सारे विषयों के PYQs का एनालिसिस ऑलरेडी मिल जाएगा। तो आपको खुद से मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको उससे हेल्प लेकर के समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से किस विषय को पूछा जाता है। तो प्लेलिस्ट में जो आपका डिस्कशन है उसको देखिए, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी हर विषय के संदर्भ में। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी करें। अगर कोई क्वेश्चन है आपका हिस्ट्री से जुड़ा हुआ तो उसको आप पूछ सकते हैं। अब कुछ पूछना है जी? जी स्टैंडर्ड बुक आप किसको मानते हैं, इस पर डिपेंड करता है। जो स्टैंडर्ड बुक है वो आपकी रेलेवेंट होनी चाहिए परीक्षा के दृष्टिकोण से। जैसे कई सारी आप देखेंगे किताबें मार्केट में मिलती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जब आप उसको पढ़ने बैठेंगे तो आपको लगेगा कि इतना कुछ लगता है इसलिए डाल दिया है कि कुछ भी पूछे तो ये कहा जा सके देखो इस किताब से आया है। तो ये ट्रैप में नहीं फंसना है हमको। आपको ये करना है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से प्रश्न बहुत गहराई में पूछे जाते हैं। सबसे पहले इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कीजिए। देखिए जहाँ से प्रश्न गहराई में पूछे ही नहीं जा रहे हैं उसमें हमको बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। जहाँ से प्रश्न गहराई में पूछे जा रहे हैं वहाँ हाँ बिल्कुल हमको फॉलो करना चाहिए। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखिए, अगर आप क्लास से कर रहे हैं तो वो एडवांस चीज़ें तो आपकी क्लास से कवर हो जाती हैं। मान लें कि आप खुद से पढ़ रहे हैं तो उसमें ये ध्यान रखिए कि आपकी स्टैंडर्ड बुक जो है वो एकेडमिक भी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार बहुत सारी किताबों को बहुत सारे लोगों के द्वारा लिख दिया जाता है जो शायद उस विषय के एक्सपर्ट ना हो। तो उससे जुड़ी हुई जो निटिग्रिटीज़ होंगी वो कभी उस चीज़ को वैसे लिखेंगे नहीं, और यूपीएससी बहुत ज़्यादा विश्लेषण में जाकर के प्रश्नों को पूछता है। तो आपकी वैसी समझ एक किताब में बहुत वक्त देने के बाद भी शायद ना विकसित हो जैसी होनी चाहिए थी। तो बहुत सोच समझ के आपको अपनी स्टैंडर्ड बुक का चुनाव
करना है। ये ध्यान में रखते हुए फिर ये आप एनालिसिस कर लीजिए, एक बार आप अपना लिस्ट बनाएं कि भाई ये वाला टॉपिक है जिससे बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, ये टॉपिक है जिसमें बेसिक प्लस एडवांस्ड आ रहे हैं, ये टॉपिक है जिसमें एडवांस्ड में भी सर्टेनिटी है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें एडवांस्ड चीज़ें पूछी जा रही हैं, सर्टेन भी हैं कुछ हिस्से, लेकिन कहीं कहीं अनसर्टेनिटी भी है कि अनिश्चितता का भी वहाँ पर स्कोप है। तो इस तरीके से करके एक पूरी लिस्ट होनी चाहिए हमारे पास। ये चीज़ हमको प्रिपेयर करना चाहिए कि पिछले 10 सालों में इस टॉपिक से कितने प्रश्न आए। जैसे अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो मुख्य परीक्षा की हम बात करें तो हम बता सकते हैं भाई 4 क्वेश्चन आए हैं। अब जब एनालाइज करेंगे तो 4 में से 3 प्रश्न वास्तुकला पे ही आए हैं, 1 प्रश्न कल्चर पे आया है। तो ये हमको वहाँ पे ढांचा बनाना है कि अगर 4 में से 4 क्वेश्चन आए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और 4 में से 3 क्वेश्चन वास्तुकला पे आया मतलब कि वास्तुकला पर ही घुमा फिरा करके अलग अलग तरीके से प्रश्नों को पूछ रहे हैं। तो ये आपको फिर जो ये हिस्सा है वो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं एडवांस्ड बुक से, ठीक है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिकलिटी के साथ में करना है। हाँ जी, ओके। तो उसमें आपको दिक्कत कहाँ आती है? आपको प्रश्न की मांग समझ नहीं आती है, प्रश्न के एनालिसिस का दिक्कत है। इसमें तो देखिए थोड़ा सा लंबा वक्त लगेगा। क्लास में आप तो है ना, अभी क्लासेस चल रही हैं, तो एक दफ़ा आप मुझे वहाँ याद दिलाइएगा उसको, क्योंकि क्वेश्चन स्पेसिफिक जब हम लेकर के डिस्कस करेंगे ना तभी वो चीज़ समझ में आएगा, क्योंकि ये एक बहुत वेग बात है। जब तक हम, जैसे यहाँ हमने एक प्रश्न आपको समझाया कि प्रश्न की मांग क्या थी, अगर हम इसी को उदाहरण लेकर के समझें तो हम प्रश्न को जब देख रहे हैं तो ऐसे लग रहा है क्या पूछ दिया। जब हम इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, हमेशा ब्रेक डाउन करना है क्वेश्चन को कि क्या इन्होंने पूछा। इन्होंने ये पूछा है कि स्तूप के ऊपर बौद्ध आदर्श कैसे दिखाई दे रहा है, तो ये है प्रश्न की मांग। जब आपने इसको 2-3 बार तोड़ तोड़ कर पढ़ा, अभी जिस तरीके से हमने बताया, उससे आपको समझ में आएगा कि प्रश्न की मांग ये है। और इन्होंने ये भी बता दिया है कि आपको गुप्त काल के स्तूपों के बारे में नहीं बताना है, आपका जो एग्जाम्पल आना चाहिए वो भी आना चाहिए प्रारंभिक बौद्ध स्तूपों से। तो ये हो गई हमारे प्रश्न की मांग। इस तरीके से प्रश्न की मांग हमको आइडेंटिफाई करनी है। अगर कोई आपको स्पेसिफिक प्रश्न आप लेकर के आए जहां पर दिक्कत है, उसको हम लोग स्पेसिफिकली डिस्कस कर लेंगे। हम्म। आप प्रश्न लेकर के आइएगा, नेक्स्ट क्लास जब भी आपकी होगी तो क्वेश्चन और अपना आंसर भी साथ में लेकर के आइएगा, तो हम लोग बेटर फिर उसको समझ पाएंगे कि क्या आपने लिखा है वहां पर, ठीक है। कोई और क्वेश्चन? हाँ। हम्म। हम्म। बिल्कुल। देखिए मेरी आपको सलाह होगी कि आप एनसीईआरटी से स्टिक करें, और साथ में आप कहीं से क्लासेस ले लें और उसके नोट्स को फॉलो करें। क्योंकि सब्जेक्ट्स में क्या है ना, अब जैसे आर्ट एंड कल्चर का अगर हम आपको एग्जांपल दें, पहला जो बहुत एक ट्रिकी एरिया है, क्वेश्चंस ऐसे आते हैं ना, इतने ज़्यादा डीप में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और इतने एनालिटिकल हैं कि कोई किताब उस तरीके से आपको उसका जवाब नहीं देगी। एक किताब है डॉक्टर उपिंदर सिंह की, मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ पढ़ना, लेकिन उपिंदर सिंह ने वो किताब यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए नहीं लिखी है, उन्होंने कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए लिखी है जो उस विषय को पढ़ रहे हैं। तो आपने अगर उसको पढ़ भी लिया तो आपके एग्जाम की डिमांड उससे सॉल्व हो रही है या नहीं, इतना ज़्यादा आप में समझ होगी नहीं, क्योंकि आप हिस्ट्री के एक्सपर्ट तो हैं नहीं। आप यहाँ पर आ रहे हैं एक स्पेसिफिक बैकग्राउंड के स्टूडेंट के तरह से, जो अलग अलग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं, और आप यहाँ बैठे हैं एक ऐसी परीक्षा की तैयारी करने जिसमें बहुत सारे विषय हैं, जिसका स्कोप बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसका दायरा सीमित करना बहुत मुश्किल है। तो वहाँ अगर आप खुद से, इसमें देखिए दिक्कत क्या होती है, जो मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊँ परेशानी क्या है, कि बहुत बार क्या होता है ना, स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं हम खुद से पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो खुद से पढ़ते हैं, लेकिन जब आप उनसे बात करेंगे ना तो उन्होंने कहीं ना कहीं से गाइडेंस लिया होगा। ज़रूरी नहीं है पेड गाइडेंस हो, वो अनपेड गाइडेंस भी हो सकता है, लेकिन गाइडेंस होता है। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। आप खुद से सोचेंगे कि हम कर लें तो आप वही भटकते रह जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि एक विषय में हो सकता है GS1 में आपको ज्योग्राफी पे आपने बहुत ज़्यादा ध्यान दे दिया, आपने हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे दिया, आप ले आए इसमें 115 नंबर,
बाकियों में वही नंबर हो जाएंगे 75, क्योंकि हर विषय आप एक सीमित समय में तो प्रिपेयर कर नहीं सकते हैं। फिर 3 साल 4 साल बाद आपको एहसास होगा कि भाई पढ़ तो सब लिया है लेकिन एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ पाए हैं, तो फिर वहीं पे बच्चे भटकने के बाद से आते हैं कि कहीं से हम गाइडेंस ले लें। तो किसी सीनियर के साथ बैठ जाएं, या बहुत यूट्यूब चैनल्स, जो हर यूट्यूब चैनल नहीं, जो आधिकारिक हैं, जहाँ एक्सपर्ट्स एडवाइस देते हैं, जैसे हम लोग भी बहुत सारे विषयों पे वीडियोस दे रहे हैं, तो वो आपने PYQ एनालिसिस देख लिया, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई हमको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो जहाँ भी आपको ऑथेंटिक चीज़ें मिलें उन चीज़ों को आप देखिए और उससे फिर अपना रोड मैप बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ठीक है, फिर हम यहाँ सेशन ख़त्म कर सकते हैं। अभी ज्योग्राफी का आपका डिस्कशन होगा, फिर आगे किसी और क्लास में करते हैं चर्चा। हैव अ गुड डे।